हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में हम जारी रखेंगे हमारी जो डिस्कशंस है हमारे एक्सपर्ट मिस्टर परिमल आडे के साथ। सो परिमल, स्वागत है आपका। और पिछले वीडियो में हमने एक बात की थी कि जब हम अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे तो हम रिस्क एपेटाइट के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो रिस्क के बारे में है। हर व्यक्ति ये समझता है क्योंकि उसका उसको एक सुख मिलता है ये बोलने में कि वो बहुत रिस्क टेकिंग है, बहुत एग्रेसिव है, वो डरता नहीं है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि शेयर मार्केट में जब स्टॉक के दाम नीचे गिरने जाने लगते हैं तो सबसे पहले यही व्यक्ति भागता है, यही व्यक्ति शेयर में से पैसा निकाल लेता है। तो परिमल, मतलब ये तो एक ह्यूमन नेचर हुआ। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा यहाँ पे कि क्यों, मेरे साथ भी होता है। इनफैक्ट अब आप जानते हैं कि मैं थोड़ी बहुत ट्रेडिंग भी साइड बाय साइड करता हूँ। तो लास्ट वीक क्या हुआ था, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए एसबीआई के स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया था और एसबीआई का शेयर आई थिंक 4% नीचे चला गया था। और वहां पे मुझे एक, मेरे एनालिसिस के मुताबिक एक शेयर था जो काफी ऊपर जाने वाला था, ऊर्जा शुगर। तो मैंने एसबीआई से अपना पैसा निकाला, ऊर्जा शुगर में डाला और वहां पर मुझे 17% के रिटर्न्स मिले। लेकिन ये हर बार होगा ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मोटी बात वही है कि सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हमारा रिस्क एपेटाइट क्या है। जैसे जब हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, एचडीएफसी की वेबसाइट पे भी जाते हैं, तो वो हमें स्टॉक्स रेकमेंड करते हैं हमारे रिस्क एपेटाइट के बेसिस पर। या म्यूचुअल फंड पे भी आप पेटीएम मनी या कोई भी ऐप खोलेंगे तो उनमें सबसे पहले एक फॉर्म भरवाते हैं ये जानने के लिए कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना होता है। तो सबसे पहले तो ये बताइए रिस्क एपेटाइट होता क्या है, और किसी भी व्यक्ति के लिए ये जानना कितना इंपॉर्टेंट है कि उसका रिस्क एपेटाइट कितना है। राइट। सो आई थिंक रिस्क एपेटाइट बोलो या फिर रिस्क प्रोफाइल बोलो किसी भी इन्वेस्टर का, ये जानने के लिए बहुत सारे क्वेश्चनियर्स बनाए गए हैं, बहुत सारे एल्गोरिदम्स बनाए गए हैं। बट बिलीव मी, जो एक्चुअल रिस्क प्रोफाइल होता है ना, जब मार्केट गिरता है तभी हमें पता चलता है कि ब्रॉड बेस्ड अगर आप बात करोगे तो देयर आर 3 रिस्क प्रोफाइल्स व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग। सो पहला जो होता है वो होता है कंजर्वेटिव। सो कंजर्वेटिव में इक्विटी का एलोकेशन जो होता है, इक्विटी एज एन एसेट क्लास, जिसमें इक्विटी स्टॉक्स भी आते हैं और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं। तो ये जो एलोकेशन होता है इक्विटी का, ये लेस देन 25% होता है मैक्सिमम। मतलब 0 to 25% का एलोकेशन आप इक्विटी एज एन एसेट क्लास में कर सकते हो, और बचा हुआ 75% जो है वो मेजरली सेफ हेवन एसेट क्लासेस जिनको कहा जाता है, जैसे कि डेट हुआ, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, या फिर गोल्ड हुआ, या फिर रियल एस्टेट हुआ। तो रियल एस्टेट ट्रेडिशनली इंडिया में हम लिक्विडिटी इतनी ज्यादा देखते नहीं है ना, मतलब हमें रियल टाइम पे प्राइसेस पता नहीं चलते कि हमारे घर की या लैंड की या प्लॉट की, कमर्शियल ऑफिस की क्या चल रही है। सो दैट्स व्हाई लोगों को लगता है भाई रियल इस्टेट है वो एक्चुअल रियल एसेट है जो मेरे नजर के सामने नजर आ रहा है, सामने दिख रहा है, तो लोगों को कंफर्ट आता है। सो वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए, कंजर्वेटिव रिस्क प्रोफाइल्ड इन्वेस्टर्स के लिए सही होते हैं ये एसेट क्लास। सो अप टू 25% इक्विटी एंड 75% इनटू दीज सेफ एसेट, जिसमें एफडीज या फिर फिक्स इनकम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, पीपीएफ वगैरह, वो सारी चीजें प्लस गोल्ड या रियल एस्टेट, ऐसा लोग कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा जो एसेट क्लास होता है उसको मॉडरेट कहा जाता है, सॉरी रिस्क प्रोफाइल होता है उसे मॉडरेट कहा जाता है, जिसमें 50-50% मतलब बैलेंस्ड अप्रोच होता है। 50% इक्विटी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स और 50% जो सेफ एसेट्स हमने बात की थी वो। एंड तीसरा जो रिस्क प्रोफाइल होता है वो होता है एग्रेसिव वाला, कि जिसमें 75% to 100% तक इक्विटी एलोकेशन हो सकता है और बचा हुआ जो है वो दूसरा एसेट क्लास में, डेट या गोल्ड या रियल एस्टेट में हो सकता है। तो ऐसे 3 रिस्क प्रोफाइल्स होते हैं। ये ब्रॉडर रिस्क प्रोफाइल्स है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मॉडरेटली कंजर्वेटिव एंड मॉडरेटली एग्रेसिव, ऐसे 2 बीच में उन्होंने एलोकेशंस रखे कि भाई इन बिटवीन परसेंटेजेस अगर हमें रखने, मतलब किसी को चाहिए कि भाई मुझे 50 से 75% के बीच में इक्विटी एलोकेशन लेना है, तो फिर वो मॉडरेटली एग्रेसिव बोल सकते हैं। एंड मॉडरेटली कंजर्वेटिव मतलब 25% to 50% तक अगर मुझे इक्विटी एलोकेशन लेना है तो मॉडरेटली कंजर्वेटिव। तो ये ऐसे एलोकेशन मतलब रिस्क प्रोफाइल्स होते हैं। बट कैसा होता है कि यहाँ जब आप डेफिनेशन, मतलब आपके रिस्क प्रोफाइल की क्वेश्चनर भर रहे हो, तो अभी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप केबीसी के इस पे बैठे हो अमिताभ बच्चन जी के सामने, और आप 50 लाख का क्वेश्चन है आपके सामने, 1 करोड़ का, और अगर वो गलत हो गया तो आप सीधे 3,20,000 पे जाओगे, और अगर जीत गए तो 1 करोड़ पे जाओगे। अब ये आपको मैं थियोरेटिकली पूछ रहा हूं ना, तो आप वो मॉक क्वेश्चन बोल के ले लोगे, बट एक्चुअल सिचुएशन
नोबडी, मतलब वो वहां रखना इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये कब आता है, ये प्रैक्टिकल एंगल है, ये तब आता है जब आपने इन्वेस्टमेंट किया है। एग्जांपल, आपने अगर एसबीआई में इन्वेस्टमेंट किया है, आपको लगता है कि 450 पे मैंने एंट्री ली है, एंड आई एम वेरी पॉजिटिव कि ये जो कंपनी है आने वाले 5 सालों में दिस स्टॉक विल बिकम 900-1000 रुपीज तक जाएगा, बिकॉज ओवरऑल बिजनेस पर्सपेक्टिव काफी अच्छा लग रहा है। तो फिर बट वो 450 का स्टॉक अगर 400 पे आ जाता है, तो फिर पूरा वो जो रिस्क प्रोफाइल अगर एग्रेसिव है ना, तो ही शुड फील हैप्पी अबाउट दैट। अरे बढ़िया है, मेरे पास तो और पैसे भी है, मैं तो और एक्वायर करना चाहता हूँ ये कंपनी, मैं शेयर होल्डर बनना चाहता हूँ इस कंपनी में, और मेरी शेयर होल्डिंग बढ़ाना चाहता हूँ। ये अगर आपके दिमाग में थॉट आता है, सो देन यू आर एन एग्रेसिव इन्वेस्टर। बट अगर आपको लग रहा है अरे बाप रे ये क्या हो गया यार मेरे साथ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि ये डाउन भी जा सकता है, सो देन आई थिंक यू आर अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। सो मैं जब भी मार्केट गिरता है ना, ऐसे जैसे अभी इन बिटवीन गिरा था ना 2000 2,500 पॉइंट, तो तब मैं हमेशा ये ट्वीट करता हूं कि दिस टुडे इज द टाइम टू अंडरस्टैंड योर रिस्क प्रोफाइल, एक्चुअल रिस्क प्रोफाइल, हाउ यू आर फीलिंग अबाउट दैट। सो अगर वहां पे लग रहा है ना नहीं यार निकल जाता हूं, ये नहीं चाहिए, ये क्या है, फिर देन पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग इक्विटी जो एसेट क्लास है उसको एफडी के साथ कंपेयर करते हैं। यार एफडी में रखा होता तो इतना तो मिल जाता, बट अरे ये क्या हो गया, तो 10% का डिप्रिसिएशन हो गया मेरे एसेट का। तो ये जो जो डिस्कशन करते हैं वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, एंड जो एग्रेसिव होते हैं दे फील हैप्पी अबाउट दैट। अब इसमें अगर आपको इक्विटी एलोकेशन लेना है, बट आपको ये रियल टाइम वोलेटिलिटी नहीं देखनी है, आपको लगता है भाई ये मैं नहीं देखना चाहता। अब जैसे आपने बोला कि मैंने भी आपका वो ट्वीट पढ़ा था कि जब आपने अडानी पावर में डाला था और एकदम 10% गिरा, बड़ा था और आपको 7 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, सो यू टुक अ कंसंट्रेटेड बेट, ठीक है। सो ये काफी एग्रेसिव हुआ, ये एग्रेसिव मतलब ये 0 to 100% में अगर एग्रेसिवनेस देखोगे आप, तो आप 100% एग्रेसिव हो गए वहां पे। अब इसमें अगर आपको कंजर्वेटिवली या मॉडरेटली एग्रेसिव होना है, तो लोग क्या करते हैं कि भाई मैं ये रियल टाइम वॉलेटिलिटी नहीं देखना चाहता, मैं म्यूचुअल फंड्स में पैसे डाल देता हूं, ताकि डेली वो जो मूवमेंट है, एनएवीज रात को 9 बजे निकलते हैं, तो आपको ये जो वॉलेटिलिटी है ना, इसमें आप इंटिमिडेट नहीं हो जाओगे, अरे यार मैं करूं क्या, मैं निकाल दूं क्या या और बाय करूं क्या। सो टिपिकली ये बिहेवियर से और ये रियलाइज होने में गौरव सर एटलीस्ट 1 से 2 मार्केट साइकिल आपने देखनी चाहिए, तब आपका रिस्क प्रोफाइल एक्चुअली इवॉल्व होता है। मेरे कितने सारे इन्वेस्टर्स है जो बुल मार्केट में उनका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव बनता जाता है, और जैसे मार्केट फॉल होता है वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बन जाते हैं। सो ये रिस्क प्रोफाइल जो होता है ना, ये धीरे धीरे समझ में आता है आपको, एंड यू नीड टू कीप ऑन नोटिंग डाउन कि आपको आपके साथ जो भी हो रहा है, आपके जो थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में, जब ये चीजें हो रही है, यू शुड राइट इट डाउन, और नेक्स्ट टाइम जब वो चीज होता है तो आपने क्या लिखा था, तो वो आप समझ सकते हो। तो बेयर मार्केट में आप बहुत सारे रूल्स लिख सकते हो कि आप एक्चुअली कैसे बिहेव कर रहे हो, एंड बुल मार्केट में आपको वो रूल्स जो है ना वो याद करने हैं कि भाई मैं ऐसे बिहेव कर रहा था, सो ये मेरा एक्चुअल रिस्क प्रोफाइल है, एंड उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। सो परिमल, ये जो क्वेश्चंस के थ्रू जो ये रिस्क प्रोफाइल बताते हैं लोग, क्योंकि आपने जो बात कही वो बहुत वैलिड है। ये मुझे याद आता है, जैसे मैं फुटबॉल काफी देखता हूँ, अब सारे जो खिलाड़ी हैं वो ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं किक लेने का, पेनल्टी किक, कि अगर मैच बराबर हो गया, ड्रॉ हो गया, तो फिर पेनल्टी किक होगी, तो उस वक्त तो वो स्कोर कर देते हैं, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जब वो वास्तव में पेनल्टी किक लेने जाते हैं, तो हमने देखा बड़े बड़े खिलाड़ी, दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी भी पेनल्टी नहीं स्कोर कर पाते। तो कहीं ना कहीं इससे मैं एनालॉजी ड्रॉ कर सकता हूँ कि रियल जब आपका पैसा दांव पे लगा है, तब आप कैसे बिहेव करते हैं। और सोशल मीडिया पर थोड़ा सा आप अहमियत पाने के लिए कुछ भी लिख दें, कुछ भी कर लें, वो एक कहीं ना कहीं एक अलग चीज होती है। तो परिमल, क्वेश्चनियर ना सही, आपने कहा कि 2-3 साइकिल देखने पड़ते हैं, लेकिन ये संभव है कि 2-3 साइकिल में जो पर्सन है वो काफी पैसा इसमें खो दे। कहते हैं ना कि अगर सब कुछ खोकर भी अकल आई तो क्या आई। तो इसमें कुछ आप कोई तरीका बता सकते हैं, खास तौर पे हमारे जो नए यूजर देख रहे हैं, और ये अब 4था-5वां ही वीडियो है, तो अभी उन्होंने आई एम श्योर इन्वेस्ट करना स्टार्ट ही किया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारा कोर्स लिया है, वहां पर ऑब्वियसली हमने चीजें डिटेल में बताई हैं, लेकिन जो हमारे जनरल यूजर हैं उनके लिए आप ये बता सकते हैं कि हाउ टू गो अबाउट इट, कि मतलब बहुत ज्यादा आप पैसा खोए बिना ये चीजें सीख सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। राइट, सो रिस्क के एंगल से अगर आप देखोगे, सो जब हम एसेट क्लास में देखते हैं, इक्विटी एज एन एसेट क्लास, इक्विटी मतलब स्टॉक्स को जब हम देखते हैं, सो अब इसमें भी हम ना एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव हो सकते हैं। अब वो कैसे, अब आपको इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट करना है, बट कंजर्वेटिव वे से इन्वेस्टमेंट करना है अगर आपको, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो विथ ब्लू चिप स्टॉक्स।
सो जो कंपनीज यहाँ पे है 20 साल 30 साल 40 साल से बिजनेस कर रही है, और जो बिजनेसेस आपको समझ में आते हैं, जैसे कि देयर इज अ बैंक, दिस इज नॉट एन एडवाइस, अगेन मतलब वो डिस्क्लोजर हमने देते रहना चाहिए, कि जैसे आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोला, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ब्लू चिप स्टॉक है, एक लार्ज कैप कंपनी है, 22,000 से ज्यादा ब्रांचेस है, आपको आपके नजर के सामने दिखता है, उसका मेन बिजनेस क्या है ये भी आप समझ सकते हो। या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर है एग्जांपल के तौर पे, अगर हम देखते हैं कि भाई उसके प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड की कंपनी है, डेली बेसिस पे हम उसके कम से कम 8 से 10 प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो हमें पता है, सो हम ये प्रोडक्ट्स लास्ट 10 15 20 साल से यूज कर रहे हैं, और हम ये प्रोडक्ट 10 15 20 साल और यूज भी करेंगे। एंड जो विजिबिलिटी है, मतलब यूनिलीवर का अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं तो 100 साल से ज्यादा की हिस्ट्री है इस कंपनी को, तो आप समझ सकते हो कि कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस कितनी अच्छी है। सो ये कंपनी जो होंगी ना, ये टिपिकली ऐसे डूबेंगी नहीं। सो आई थिंक रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इक्विटी ही में ही इन्वेस्ट करना है, तो दिस इज अ बेस्ट ऑप्शन टू स्टार्ट विथ। और जब भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे आपने पूछा कि भाई क्या देखना चाहिए, एक नया इन्वेस्टर है जो अब ये वीडियोस देख रहा है या फिर कोर्स लिया है हमारा और उसको इन्वेस्ट करना है, द बेस्ट वे टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू कंपनीज, मैं कंपनीज में बोल रहा हूं, मैं स्टॉक्स भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि स्टॉक लेना मतलब क्या होता है कि आप उस कंपनी में भागीदार बन रहे हो। शेयर होल्डर मतलब भागीदार, की जो भी प्रॉफिट्स वो कंपनी कमाएगी उसमें आप भागीदार होंगे, जो भी प्रपोर्शन में आप स्टॉक्स लोगे। सो वो थॉट हमने यहाँ पे प्रोवोक करना है बिफोर इन्वेस्टिंग। तो यहां अगर आप उसमें वो बिजनेस आपको समझ में आ रहा है, वो बिजनेस की कंटिन्यूटी जो है, जो बिजनेस की प्रॉफिट्स आएंगे, अर्निंग्स आएंगे, उसमें एक विजिबिलिटी आपको नजर आती है कि भाई ये जो कंपनी है अगले 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल दिखती है मुझे कि जो पहले भी थी और आने वाले समय में भी रह सकती है। ऐसी कंपनीज जिनके बिजनेसेस एक लेमैन को समझ सकते हैं, तो उसने अगर स्टार्ट कर रहा है, मैं एक्सपर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो कभी भी ऐसे कंपनीज में भागीदार बनने की कोशिश कीजिए। या अगर ये लगता है कि यार सर इतना तो टाइम नहीं है ये स्टॉक्स वगैरह और वो वॉलेटिलिटी जो है वो बड़ा अनकंफर्टेबल कर दिया हमें, तो इट्स बेटर टू गो विथ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, जिसमें एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स भी है, जिसमें इंडेक्स फंड है, भले ही कंपेयर टू एक्टिवली मैनेज शायद हो सकता है थोड़े से रिटर्न्स कम आए, बट इट्स ओके टू स्टार्ट विथ, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, एक बार आप धीरे धीरे इसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, एक थॉट डेवलप हो जाएगा, आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ आप आपकी इन्वेस्टमेंट को लिंक करोगे, तो एक इमोशनल क्वोशंट भी वहां पे अटैच हो जाएगा। और नॉर्मली जब भी आप इमोशनल क्वोशंट अटैच करते हो आपकी इन्वेस्टमेंट से, तो वहां पे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हो। अगर वैसे आई नेवर से दैट सजेस्ट कि भाई वन शुड इन्वेस्ट इनटू यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जो इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं ना कमीशन बेस्ड होते हैं, बट ना उन्होंने जो मार्केटिंग की है ना वो बहुत ही बढ़िया है। आपके बच्चे के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ना एकदम इमोशनली अटैच हो जाते, नहीं यार बच्चे का पैसा है, आई डोंट वांट टू टच टू दैट। सो ये जो अपील की जाती है, एक इमोशनल अपील, उसके साथ आप जुड़ जाते हो, भले वहां पे रिटर्न्स कम आए बट एक्यूमुलेशन आप करते रहते हो। सो अल्टीमेटली एक मार्केट से थोड़ा बहुत कम बट ना हो, बट वो रिटर्न्स तो दे देता है आपको। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन इन्वेस्टिंग, दैट इज टाइम इन द मार्केट। सो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा समय इन्वेस्टेड रहना है, बिताना नहीं है, इन्वेस्टेड रहना है, रादर देन टाइमिंग द मार्केट, की मैं मार्केट को टाइम करता हूं, बराबर एंट्री लेता हूं, बराबर एग्जिट लेता हूं, इसमें गलतियां हो सकती है। अब कुछ कभी कभी हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखते हैं, एक स्मॉल पोर्शन आपने रखा है टू अंडरस्टैंड, टू बी कनेक्टेड विद दैट मार्केट, इट्स ओके, बट उसमें डिस्प्रोपोर्शनेट एलोकेशन अगर हो गया अपना, और वहां पे अगर हम इमोशनली खुद को मैनेज नहीं कर पाए, सो देन उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा नेगेटिवली हो सकता है इन योर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, या फिर गोल फुलफिलमेंट, फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यस परिमल, आई थिंक ये बहुत एक प्रोफाउंड लर्निंग, मैंने 3-4 लर्निंग तो लिखी भी हैं अभी, क्योंकि सबसे पहली चीज मैं अपने दर्शकों को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बता दूं, जो बहुत ही हमारे रूरल एरिया से बहुत सारे लोग हैं, कई बार मुझे फीडबैक मिलता है, मुझे इंस्टा पे कहते हैं कि आज परिमल सर ने ये वर्ड यूज किया सर, ये समझ में नहीं आया। परिमल ये कह रहे हैं, मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए हैं और आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, या चलिए 50,000 है, छोटा अमाउंट लेते हैं। अब आप सीधे ही बहुत ऐसे स्टॉक्स में मत डालिए जिनका बिजनेस आप नहीं समझते। मान लीजिए किसी से आपने सुन लिया कि भाई लॉजिस्टिक्स कंपनी है ये, और आज इंडिया में अब गति शक्ति प्लान आ रहा है तो लॉजिस्टिक्स बढ़ेगा, और आपने कहा हाँ भाई हाँ चलो डाल देते हैं। ऐसे नहीं, आपको पता भी है लॉजिस्टिक्स होता क्या है, लॉजिस्टिक्स क्या होता है।
पहले उसको समझिए, कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, देखिए कंपनी क्या काम करती है, वहां पे देखिए प्रोमोटर का शेयर कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी में प्रोमोटर यानी ओनर का शेयर सिर्फ 10% बचा है, अब उसके पास तो खोने के लिए कुछ है नहीं, 90% कंपनी, यानी पैसा डूबेगा तो फिर जो उसने इन्वेस्ट किया उसका डूबेगा। इस तरह के आप उसको पे वेल रिसर्च करिए। और अगर आप अपना रिस्क प्रोफाइल जानना चाहते हैं, बहुत ज्यादा बिना कुछ खोए 1-2 साइकिल मार्केट के देखना चाहते हैं, तो कम से कम एक ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करिए जो एक टाइम टेस्टेड कंपनी है, जैसे टाटा मोटर है या हिंदुस्तान लीवर है या SBI। इन्हें ब्लू चिप कंपनीज बोलते हैं, जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं। निफ्टी 500 में आप कोई कंपनी देख सकते हैं, निफ्टी 100 में देख सकते हैं। तो इस तरह की कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे। SBI में कभी ऐसा नहीं होगा कि आज 20% नीचे और कल 20% ऊपर। आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का पिछले 5 साल का देख लीजिए इतिहास, कभी भी मेरे ख्याल से 3% 4% ज्यादा मूवमेंट नहीं आया। अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक परसों गया था 4.5% ऊपर, मेरे ख्याल से वो 3 साल में पहली बार शायद हुआ होगा। तो मूवमेंट जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है। एक अच्छी कंपनी जो होती है बहुत स्टेबल होती है, तो उसमें आपका पैसा डूबेगा नहीं और आप सीखेंगे भी। ये पहली लर्निंग है। दूसरा, जो हमारे जैसे दोस्त वगैरह या हमारे सर्कल में वो लोग बोलते हैं जिन्हें नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे परिमल, मैंने एक किसी से ये सुना था जब मैं शुरू कर रहा था, जैसे आपने तो एक मुझे प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में बताया कि भाई रिस्क प्रोफाइल में अपना कैसे जानता हूं। एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि देखो, अगर कोई बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता है तो मतलब वो अच्छा रिस्क वाला पर्सन है, कि भाई वो एग्रेसिव इन्वेस्टर है। और अगर कोई मान लीजिए लार्ज कैप फंड या ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है तो मतलब वो कंजर्वेटिव है, डर बहुत है उसमें। तो इस तरह की जो हम चीजें सुनते हैं, या एक बार मैंने ये भी सुना था कि जो स्मॉल कैप कंपनीज में करता है असली इन्वेस्टर तो वही है, लार्ज कैप में तो कोई भी करके छोड़ दे, उसे पता ही है 15-20% मिल जाएगा। तो इस तरह की जो हम ये कन्वेंशनल विजडम सुनते हैं, कई बार हमें लगता है वो विजडम है, लेकिन वो विजडम नहीं है, वो सिर्फ हियर से होता है। राइट, तो ये मेरा कहना था। तो परिमल, इस तरह का तो कुछ नहीं है ना कि मतलब यू कैन स्टिल बी अ वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर व्हाइल इन्वेस्टिंग इन द ब्लू चिप स्टॉक्स। सी एग्रेसिवनेस जो है रिस्क प्रोफाइलिंग का, वो ये नहीं है कि आपको कुछ पता ही नहीं और आप इन्वेस्ट कर रहे हो। सो वो तो मुझे लगता है कि आप जस्ट चांस ले रहे हो, यू आर बेटिंग ऑन दैट। एग्रेसिवनेस वो होता है परिमल, इसके लिए एक वर्ड होता है इंग्लिश में, स्प्रे एंड प्रे। सो आई थिंक उसमें वही है कि सी अब एग्रेसिवनेस मैं उसको ऐसा नहीं डिफाइन करूंगा कि भाई जो बिटकॉइन में कर रहा है वो एग्रेसिव है और जो लार्ज कैप में कर रहा है। मेरे लिए ऐसा है कि मैं लार्ज कैप में भी कर रहा हूं, मैं मिड कैप में भी कर रहा हूं, मैं स्मॉल कैप में भी कर रहा हूं। बट आई नो दैट कि मैंने जब लार्ज कैप कंपनी एनालाइज की है, या फिर मैंने वो मिड कैप कंपनी एनालाइज की है, या फिर मैंने स्मॉल कैप कंपनी एनालाइज की है। बाय द वे, जो भी स्मॉल कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, लार्ज कैप, ये पूरे अपने कोर्स में कवर्ड है, तो वो सारा पता मतलब ऐसा मतलब पूरा डिटेल्ड डिस्कशन हमने किया। सो रिस्क जो है ना, भले ही मैंने स्मॉल कैप कंपनी को पूरी तरीके से एनालाइज किया है, बट वो एक छोटी कंपनी है, और अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, जैसे कि देयर आर पेंट इंडस्ट्री में, अब पेंट इंडस्ट्री में एशियन पेंट्स भी है एंड देयर आर लोकल कंपनीज आल्सो अवेलेबल इन मार्केट्स, हो सकता है लिस्टेड ना हो, बट मैं कंपनी के हिसाब से रिस्क क्या होती है मैं समझा रहा हूं। अब यहां पे रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया, हमने देखा क्रूड की ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, और जो पेंट प्रोड्यूस करने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स होते हैं, और उसकी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो 50 से 60% ऑफ दैट रेवेन्यू जो भी करते हैं वो। अब आप समझिए कि अगर ये कॉस्ट इमीडिएटली 30-40% से बढ़ गई, तो कैपेसिटी इन एशियन पेंट्स टू कंट्रोल दैट, बिकॉज ऑफ कि उनके ऑपरेशंस इतने बड़े हैं, विज़ाविज़ जो छोटी कंपनी है वो ले पाएगी क्या वो चीज। अब एशियन पेंट्स के पास रिजर्व्स भी बहुत है, कैश फ्लोज भी बहुत है, डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क भी बहुत बढ़िया है। ये स्मॉल कैप कंपनी के पास ये चीजें नहीं है, ऊपर से रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई है एंड इसके पास डेट भी है, उसको इंटरेस्ट भी पे करना है। तो ये जो कंपनीज है ना, ये कब टिक सकती है, जब एशियन पेंट बोलेगा भाई मैं भी प्राइस बढ़ा रहा हूं मेरे प्रोडक्ट की, तब ये उसके साथ प्रोडक्ट के साथ प्राइस बढ़ा सकते। एशियन पेंट ने बोला मैं नहीं कर रहा, जाओ तुम जो करना है करो, मैं हिट लेने के लिए रेडी हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पे, मतलब मेरे मार्जिन्स में श्रिंक करूंगा बट मैं प्राइस नहीं बढ़ाऊंगा, भाई ये कंपनी तो डूब जाएगी। तो भले ही ऐसे सिचुएशंस आ जाते, तो मुझे पता है कि ये छोटी कंपनी भी काफी अच्छी कर रही है, ग्रो भी अच्छी कर रही है, मतलब अगर एशियन पेंट्स 15% से ग्रो कर रही है तो ये छोटी कंपनी 25-30% से ग्रो कर रही है। बट इट इज गुड व्हेन थिंग्स आर गुड एट, मतलब वहां पे उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे, दे आर मेंटेनिंग इट। बट यहां अगर सिचुएशन चेंज हो जाती है तो मेरे लिए ये एग्रेसिव एलोकेशन है, ये छोटी कंपनी में एलोकेट करना, और वहां पे
कंजर्वेटिव, मतलब एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट करना वुड बी ठीक है भाई, मैं ज्यादा चांस नहीं लेना चाहता, हो सकता है ये छोटी कंपनी का स्टॉक बहुत बढ़े और एशियन पेंट का उतना ना बढ़े। सो ये आपके रिस्क प्रोफाइल का कैसे डिसाइड, ये आपको समझना है। अब मेरा रिस्क प्रोफाइल भाई मुझे समझ में आ रहा है, मैंने दोनों कंपनीज को एनालाइज किया है, बट मैं अगर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं तो मैं एशियन पेंट के साथ जाऊंगा, और मैं अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं तो मैं बोलूंगा भाई मैं इसके साथ जाता हूं, ये छोटी कंपनी के साथ आई एम ओके, ठीक है, बट ये ऐसा कुछ नहीं होगा, और मेरा एनालिसिस बोलता है कि प्राइसेस बढ़ेंगे नहीं और कंपनी विल सेल थ्रू वेरी वेल एंड दे विल शो वेरी गुड ग्रोथ ऑल्सो। कुछ केसेस में वैसा होता भी है, जो हमने स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज में देखा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं कर पाई, बट सिनारियो ऐसा डेवलप हो गया कि चाइना में स्पेशलिटी केमिकल के प्रोडक्शन पे उन्होंने बैन लगा दिया, वो ब्लू स्काई पॉलिसी लाई उन्होंने, क्योंकि ये कंपनीज बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रही थी। तो भाई वहां से जो एक्सोडस हुआ है इंडिया में, इसीलिए स्पेशलिटी कंपनीज चल गई। तो मैं हमेशा वो बोलता हूं लोगों को कि टिल 2024-25 मुझे ये कंपनीज में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ पोल्यूशन पे कंट्रोल लाने की कोई बात नहीं हुई है। हो सकता है कि भाई ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन करने लग गए, बहुत सारे कंप्लेंट्स इनके अगेंस्ट आने लग गए, एमआईडी मतलब जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस होते हैं उसमें, तो फिर वो बोलेंगे यार ये इनको बंद करो यार, ये तो बहुत परेशान कर रहे हैं। तो फिर हो सकता है गवर्नमेंट बोले यार इनको बैन करो, यहाँ से किसी और छोटी कंट्रीज में चली जाएंगी ये कंपनीज, मतलब वहां प्रोडक्शन जाएगा, वहां की कंपनीज अच्छी करेगी। तो मुझे ऐसा दिखता नहीं है कि 2030-2040 में ये कंपनीज यहाँ पे होंगी। सो दैट इज अ रिस्क, बट हो सकता है मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, मुझे लगता है ठीक है ना यार 2024-25 तक मैं कंटिन्यूअसली इनको ट्रैक करूंगा, हर एक डेवलपमेंट पे मैं ध्यान दूंगा, एंड आई विल टेक द एग्जिट एट राइट टाइम। अगर आप सही हो उसके हिसाब से कर सकते हो तो ठीक है यार, एग्रेसिवली यू कैन डू दैट, बट मैं कंजर्वेटिव, मैं बोलूंगा भाई मुझे कोई स्पेशलिटी केमिकल नहीं चाहिए, मुझे अपना बड़ा टाटा केमिकल अच्छा लगता है, सोडा ऐश प्रोड्यूस कर रहा है, प्लस टाटा मोटर्स के साथ वो इकोसिस्टम में लिथियम आयन बैटरी में भी वो काम करने वाला है, मुझे विजिबिलिटी नजर आती है। तो मैं, लोगों को लगेगा आ रही है क्या टाटा केमिकल से आ रही है तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, ठीक है यार, मेरा रिस्क प्रोफाइल वो उसके लिए मान रहा है, और दूसरे का रिस्क प्रोफाइल बोलता है नहीं नहीं मैं तो ये करूंगा, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा रिटर्न लाऊंगा, तो इट्स ओके। बट वहां पे डाउन साइड भी वैसे होगी, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए डाउन साइड कम होगी वहां पे, बिकॉज देयर इज अ टाटा ग्रुप, अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, कैपिटल इन्फ्यूजन करना पड़ता है, इट्स अ वेरी स्ट्रांग ग्रुप, दे विल इन्फ्यूज द एक्स्ट्रा कैपिटल रिक्वायर्ड एट राइट टाइम। सो उस एंगल से वन कैन टेक। सो यहाँ पे बिटकॉइन मतलब एसेट क्लासेस का कंपेयर करके अगर आप वैसे एकदम डायरेक्टली मतलब दैट इज नॉट कंपेरेबल। सो यहाँ पे हमने एसेट एलोकेशन की बात की है ना वैसे कि भाई इक्विटी और डेट की, बट बिटकॉइन में जो डालता है वो एग्रेसिव है भाई, तो फिर ड्रीम 11 में भी डालो यार रोज, क्या प्रॉब्लम है, आता अब तो आईपीएल भी शुरू होने वाला है तो रोज खेलो, तो वो इट्स, और वहां पे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं वो तो एक स्ट्रेटेजी है, उसमें भी आप एल्गोरिदम्स लगा सकते हो, उसमें भी आप एनालिसिस कर सकते हो, यू कैन प्रेडिक्ट, ठीक है, नोबडी इज डिनाइंग दैट ऑब्वियसली। सो यस एल्गोरिदम्स वर्क, नो डाउट अबाउट दैट, बट जैसे टेक्निकल एनालिसिस की अगर बात करेंगे ना, हम जो चार्ट्स देखते हैं, तो उसमें मेरा एक दोस्त है बहुत ही मतलब जो मंजा हुआ है, मुंबई में है वो, ही इज इनटू ट्रेडिंग एंड ऑल दोस थिंग। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो सर कि वो अपना अच्छा खासा एलोकेशन 60-70% एलोकेशन एफडी में रखता है, बिकॉज ही डज दैट, बट उसको पता है भाई मैं रिस्क ले रहा हूं यहाँ पे, तो ये उल्टा हो गया तो आई नीड सम कैपिटल ऑल्सो, 50-60%, तो आप इमेजिन कर सकते हो, बट ही टेक्स दोज गाल। और वो मुझे बोलता है टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है पता है क्या, हम हमेशा चार्ट्स देखते हैं बोले, और जब भी चार्ट्स के हिसाब से चीजें नहीं होती ना, हम बोलते देखा ये नया रूल फाइंड आउट हुआ है आज, तो हर बार जब वो रूल फॉलो नहीं होता पूरा ना, वो बोलते दिस इज अ न्यू रूल, उसको नया नाम दे दो, चलो चलाते रहो दुकान, दैट इज द प्रॉब्लम। सो मेरा सर, और मैं जैसे पहले भी हमने बात की थी सर कि ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम, समबडी इज विनिंग समबडी इज लूजिंग। सो नॉर्मली हमें रिटेल इन्वेस्टर को अगर बचाना है तो वी से दैट कि भाई तुम लूजिंग साइड में हमेशा रिटेल ही रहता है, और विनिंग साइड में वो इंस्टीट्यूशनल या फिर वो कार्टेल्स रहते हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर। और इन्वेस्टिंग में वैसा नहीं होता, इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट कि भाई आज अगर एचडीएफसी बैंक 10,000 करोड़ रुपए के प्रॉफिट कमा रहा है क्वार्टरली, मैं ये बोलता हूं कि आने वाले 5 सालों में 20,000 करोड़ वो कमाएगा क्वार्टरली प्रॉफिट्स, तो वहां पे वो एक वैल्यू जनरेट कर रहा है। सो आज अगर 10,000 करोड़ कर रहा है और आगे जाके 20,000 करोड़ करेगा, साल का 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट होगा, तो मुझे लगता है कि उसका 20 लाख करोड़ का वैल्यूएशन क्यों नहीं होना चाहिए। सो इट इज क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द शेयर होल्डर। तो यहाँ पे जीरो सम गेम नहीं है, वहां पे इन्वेस्टेड रहो, आपको पैसा उसका मतलब एप्रिसिएशन होके मिल जाएगा। बट ट्रेडिंग में somebody is losing, somebody is winning, और जो जिसका लॉस है उतना उसका विन है, दैट इज द डिफरेंस। तो ये हमने समझना है यहाँ पे। नहीं परिमल, इट वाज वेरी थॉट प्रोवोकिंग जो भी आपने आज बातें कही। आज के वीडियो में हम यहीं पे पॉज लेंगे, और
अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे स्टॉक्स मैनिपुलेशन के बारे में, इस पे बहुत विस्तार से बात करेंगे। और हमें कुछ रिक्वेस्ट भी मिल रही हैं दर्शकों की, जैसे फॉर एग्जांपल लोग जानना चाहते हैं कुछ वॉरेन बफेट की स्ट्रेटेजीज क्या रही हैं, उन पे भी हम एक सेपरेट एपिसोड करेंगे। और हम दर्शकों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे ईमेल कर सकते हैं gaurav.studyiq@gmail.com पर, या फिर आप नीचे कमेंट्स में भी अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस परिमल को भेज देता हूं एंड देन वी डिसाइड विच क्वेश्चंस टू टेक एंड अकॉर्डिंगली वी प्रोसीड। सो परिमल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारा जो कोर्स है फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर। उसका लिंक नीचे कमेंट्स में डलवा दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया गया है, वहां पर जाकर उसे परचेज कर सकते हैं। और आप कोड अप्लाई कर सकते हैं WIN30, WIN30, पूरा कैपिटल में है, कोई स्पेस नहीं है, और आपको 30% डिस्काउंट उस पर मिलेगा। और जो हमारी लाइव क्लास है पेड यूजर्स के लिए, क्योंकि 15 दिन हो चुके हैं, तो वो बहुत जल्दी परिमल के साथ एक लाइव क्लास होगी। आई थिंक वो ट्यूसडे या वेडनेसडे को हम शेड्यूल करेंगे, तो उसकी डिटेल्स आपको ईमेल पर आ जाएगी। जो भी हमारे पेड यूजर हैं उनका एक अलग से आपको एक ईमेल आएगी जिसपे आपको वो उस क्लास की डिटेल मिल जाएगी, जहां पे आप उस पर क्लिक करके जूम पर परिमल के साथ लाइव सेशन कर सकते हैं, जहां पे आप उनसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग स्टडी IQ। थैंक यू।